हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, साइंस का चैप्टर नंबर 1। क्या है आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है और रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, कुछ फॉलोइंग सिचुएशन को डेली लाइफ में हम थिंक करें जैसे कि मिल्क को अगर हम रूम टेम्परेचर पर समर में छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, वे कर्ड में चेंज हो जाता है। आयरन तवा जो होता है, पैन होता है, नेल होता है, अगर उसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ दे तो क्या होगा, इस पर जंग लग जाएगी, करोजन हो जाएगा। ठीक है, अब जब ग्रेप्स जो होता है उसको फ्रेगमेंटेड होते हैं तो वो भी एक क्या है, केमिकल प्रोसेस है। जो फूड कुक होता है तो रॉ फूड को अगर हम कुक कर देते हैं ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक, आई होप। और जो फूड हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है वो भी क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है। और जब हम सांस लेते हैं तो वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। तो ये जो सारा चीज़ है ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक, in all above situation, the nature and identity of initial substance have somewhat changed। तो एक्चुअली क्या होता है, इन सारे केमिकल रिएक्शन में जो नेचर होता है, इन सब सब्सटेंस का नेचर होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है रिएक्शन होने के बाद। We have already learned about physical and chemical change of matter in previous classes। तो प्रीवियस क्लास में यानी क्लास 9 में अपने मैटर के बारे में पढ़ा था। और मैटर में के बारे में उसमें क्या पढ़ा था आपने, फिजिकल, एक आपका पढ़ा था आपका फिजिकल, एक पढ़ा था आपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में आपने डिटेल में स्टडी किया था। और भी प्रॉपर्टी था आपने पढ़ा था। केमिकल में इस मैटर प्योर अराउंड अस के बारे में पढ़ा था। जब कभी भी केमिकल चेंज होता है तो अब हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो आप इससे क्या समझते हैं। तो केमिकल चेंज से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। तो जब कभी भी केमिकल चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यू मे परहैप बी वंडरिंग एज टू व्हाट एक्चुअली मीन बाई केमिकल रिएक्शन। आपको शायद यह सुन के आश्चर्य होगा कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। How do we come to know that a chemical reaction has taken place? तो हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन क्या हुआ है। Let us perform some activity to find this question। तो हमें क्या करना होगा, कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म करना होगा इस सारे क्वेश्चन के आंसर करने के लिए। एक्टिविटी है आपका 1.1, इसको मैं डिटेल में कवर करने जा रहा हूँ। आप यहाँ से ये फिगर देख सकते हैं। इसमें आप इस एक्टिविटी में आपको टीचर की असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी टीचर की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट वियर सूटेबल ग्लास। और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले आपको क्या करना होगा, एक सूटेबल ग्लास पहनना होगा। तो सबसे पहले आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना होगा। ये क्या है, ये आपका मैग्नीशियम रिबन है। और इसको क्या करना होगा, क्लीन करना होगा। तो मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहले आपको क्लीन करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, कितना सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए,
ये मैग्नीशियम रिबन आपका होना चाहिए 3 से 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसे आपको सैंड पेपर से रब करके क्लीन करना होगा और आपको क्या करना होगा, चिमटा की मदद से इस मैग्नीशियम रिबन को पकड़ लेना होगा और पकड़ने के बाद एक बर्नर की हेल्प से इसको बर्न करना होगा और बर्न करने के बाद जो भी राख था उसे आप क्या करोगे, ये क्या है, मैग्नीशियम का राख है। जैसे ही बर्न करोगे इसको ग्लास, वॉच ग्लास में इस राख को, इस ऐश को, राख को कलेक्ट करना होगा और जो बर्न होकर मिलेगा वे क्या होगा, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया है कि आप क्या ऑब्जर्व करोगे। तो मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करोगे तो एक डेजलिंग वाइट फ्लेम इसमें से निकलेगा, ठीक है, और ये किस में चेंज हो जाएगा, एक वाइट पाउडर में चेंज हो जाएगा और इस वाइट पाउडर को हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं ये जो वाइट पाउडर है ये क्या है, ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 1.2 है। तो आपको लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में लेना होगा। टेस्ट ट्यूब में क्या लेना होगा, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन को लेना होगा और इसमें पोटासियम आयोडाइड को ऐड करना होगा। इसके क्या होगा, एक येलो प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा आयोडाइड के बॉटम में अपीयर होगा। चलिए हम इस एक्टिविटी को देख लेते हैं। इस एक्टिविटी को, ये एक्टिविटी क्या कर रहा है कि आपको फ्यू कंकड़ लेना होगा कि इसका जिंक का एक कोलिनिकल फ्लास्क में लेना होगा या टेस्ट ट्यूब में ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में आपने कुछ जिंक का ग्रेनुअल लिया, ये जिंक का ग्रेनुअल है, ये सब जिंक का ग्रेनुअल है और उस जिंक ग्रेनुअल में आपको क्या करना है, ऐड करना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को। ये जो क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और एसिड को हमें बहुत ही केयरफुली तरीके से हैंडल करना होगा। क्या ऑब्जर्व करोगे, जब क्या होगा कि एक बबल्स ऑब्जर्व करोगे जिंक ग्रेनुअल के अराउंड। तो जिंक ग्रेनुअल के अराउंड आप देख सकते हो ये बबल आपको दिख रहा होगा, ये बबल है, ये बबल है, ये बबल है, ये सारे बबल आपको दिख रहे होंगे। मैं फिर से दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाए कि क्या हो रहा है। तो आप देखिए ये क्या है, ये एक जिंक ग्रेनुअल है, जिंक ग्रेनुअल है और जिंक ग्रेनुअल के ऊपर बबल का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या है, बबल है, ये क्या है, बबल है, बबल का फॉर्मेशन हो रहा है जिंक ग्रेनुअल के ऊपर। तो जिंक ग्रेनुअल के ऊपर बबल का फॉर्मेशन होगा, ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का रिलीज हो रहा है। तो ये क्या है, ये जो गैस है ये कौन है, कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है यानी H2 गैस है, ठीक, ये हाइड्रोजन गैस है। टच द कॉलिनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, और आपको क्या करना है, इसको टच करना है। देखिए ये जो हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस है, ये यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। आप टच जब करोगे तो ये क्या होगा, ये कॉलिनिकल फ्लास्क जो होगा वो हॉट हो जाएगा ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वे रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट की रिलीज होती है, हीट की रिलीज होती है, हीट इसमें क्या होता है, निकलता है, रिलीज होता है। From the above three activity, we can say that any following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place. अगर इनमें से कोई भी चीज़ हो रहा है तो हम कहेंगे केमिकल, इनमें से कोई चीज़ भी हो रहा है तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि स्टेट चेंज करना, अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहा है, लिक्विड से गैस में चेंज कर रहा है, तो ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। अगर चेंज कलर में चेंज हो रहा है, कलर में चेंज हो रहा है, तो ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। अगर हाइड्रोजन गैस, जैसे कि इस केस में हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, वैसे ही अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है,
इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। चौथा है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तब भी कहेंगे हम केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन कब होगा, जब इनमें से कोई चेंज आपको दिखाई देगा, जैसे कि चेंज इन स्टेट हुआ, चेंज इन कलर हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, चेंज इन टेम्परेचर हुआ। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। As we observe the change around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction. तो हमें अपने चारों तरफ large variety of chemical reaction देखने के लिए मिलता है जो कि हमारे around होता है। We will study about various type of chemical reaction. हम लोग various type of chemical reaction के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को, उसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब चलिए हम केमिकल इक्वेशन पे चलते हैं। टॉपिक नंबर 1.1 है एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब व्हेन मैग्नीशियम रिबन, जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो ये क्या में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो मैग्नीशियम रिबन जो था, मैग्नीशियम रिबन जो था उसको हमने किसके प्रेजेंस में बर्न किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया। जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन सेंटेंस फॉर्म इज अ क्वाइट लॉन्ग। अगर हम इसको हम सेंटेंस फॉर्म में करेंगे इस डिस्क्रिप्शन को कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाएं तो मैग्नीशियम रिबन में मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो ये थोड़ा सा बड़ा लंबा हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इक्वेशन को लिखते हैं। जैसे कि जो वर्ड इक्वेशन होता है कुछ इस तरीके से होता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ये जो है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है, रिएक्टेंट है। और रिएक्टेंट हमेशा कब कहाँ लिखा जाता है, LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है रिएक्टेंट। और जो फॉर्मेशन होता है दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बने, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बनाए। और प्रोडक्ट ऑलवेज कहाँ पे होता है, राइट हैंड साइड में होता है। तो राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट लिखेंगे। द सबस्टेंस अंडरगो अ केमिकल चेंज इन रिएक्शन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हैं, रिएक्टेंट हैं। और रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। और जो न्यू सबस्टेंस जो फॉर्मेशन हुआ दैट इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है, ये एक प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट हमेशा RHS में होता है। ए वर्ड इक्वेशन सो चेंज इन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू अ एरो। तो इन बीच में एरो लगा देते हैं, इन दोनों के बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो को लगा देते हैं। द रिएक्टेंट आर रिटेन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो रिएक्टेंट को हम कहाँ पे लिखते हैं, LHS में लिखते हैं। अगर दो सबस्टेंस है तो इन दोनों के बीच में प्लस साइन दे देते हैं इस तरीके से। उसी तरह से जब हम राइट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं, अगर एक्स्ट्रा इसमें रहेगा तो इसमें भी प्लस लगा देंगे। ये क्या है, प्रोडक्ट है। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। उसके बाद है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो हमने वर्ड इक्वेशन दिया, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या का फॉर्मेशन किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया,
मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या का फॉर्मेशन किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। तो इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन, क्या कोई और शॉर्टर तरीका है जिसे हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। केमिकल इक्वेशन कैन बी मोर कॉन्साइज एंड यूजफुल। केमिकल रिएक्शन कब मोर कॉन्साइज और यूजफुल होगा, जब हम फॉर्मूले के रूप में हम लिखें इंस्टीड ऑफ वर्ड, यानी वर्ड की जगह पे हम फार्मूला का उपयोग करेंगे। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, और केमिकल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इफ़ यू रिकॉल ऑल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम, अगर आपको मैग्नीशियम का फॉर्मूला याद होगा तो क्या होता है, मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg होता है। Mg किसका फॉर्मूला है, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का फॉर्मूला है। और ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला होता है, आपका O2 होता है। ये किसका है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है, डाई एटॉमिक एलिमेंट है, डाई एटॉमिक एलिमेंट है। डाई एटॉमिक यानी O2 के फॉर्म में ऑक्सीजन ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, ये इम्पॉर्टेंट है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम कैसे, MgO, MgO क्या है, यह है मैग्नीशियम ऑक्साइड है। Mg प्लस O2 मिलकर क्या का फॉर्मेशन करते हैं, MgO का फॉर्मेशन करते हैं। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन LHS एंड RHS ऑफ द एरो। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम को काउंट करना है LHS में, RHS में एरो का। इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड, क्या जो नंबर ऑफ एटम है ईच एलिमेंट का सेम है बोथ साइड में। अगर सेम है तो हम उसे क्या कहेंगे, बैलेंस कहेंगे। अगर सेम नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कहेंगे या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो इस केस में जैसे कि Mg प्लस O2 मिलकर के इसका फॉर्मेशन किए MgO का। अब सबसे पहले आप LHS में, ये LHS है, LHS है, ये क्या है, RHS है। तो LHS में नंबर ऑफ एटम काउंट कीजिए, तो मैग्नीशियम का एक एटम है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम का एक एटम है। ऑक्सीजन का 2 एटम है, यहाँ पे 1 एटम है। तो ये अनबैलेंस हो गया। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे 2 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो ये MgO बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम फिर अनबैलेंस हो गया। तो क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। तो ये किस तरीके से बैलेंस हो गया, 2Mg प्लस O2, ये मिलकर क्या बनाया, 2MgO का फॉर्मेशन किया। अब काउंट करेंगे, 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो ये बैलेंस हो गया। और ये कैसा है, ये अनबैलेंस है, अनबैलेंस है। तो आई होप आपको बैलेंस और अनबैलेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्लास 9 में क्या पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ा था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अपने क्लास 9th में पढ़ा था, इसके बारे में क्लास 9 में पढ़ा था। क्या कहता है, चलिए देखते हैं। जो मास होता है उसे ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही तो डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो मास को तो ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
जो टोटल मास होता है एलिमेंट का प्रोडक्ट में, एलिमेंट का प्रेजेंट रहता है प्रोडक्ट में, वो इक्वल होता है टोटल मास के जो एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं रिएक्टेंट में। यानी जो जितना भी मास होता है, मैं आपको समझा देता हूँ, जो मास होता है टोटल मास ऑफ एन एलिमेंट, टोटल मास जो होता है प्रोडक्ट में वो इक्वल होता है टोटल मास जो होता है रिएक्टेंट में। यानी ना तो मैटर को हम क्रिएट कर सकते हैं, सॉरी, ना ही तो मास को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही तो डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। अगर दूसरी भाषा में कहें तो जो नंबर ऑफ एटम होता है हर एक एलिमेंट का वो सेम होता है बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन होने से पहले और केमिकल होने के बाद जो नंबर ऑफ एटम होता है ईच एलिमेंट का वे सेम होना चाहिए। और इसीलिए अगर सेम नहीं रहता है तो हमें बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि जो मास, जो नंबर ऑफ एटम होते हैं ईच एलिमेंट का वो इक्वल होना चाहिए बोथ रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। जैसे कि चलिए हम बैलेंसिंग को समझते हैं। जैसे कि जिंक है और जिंक का फार्मूला क्या होता है बच्चों, Zn होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। ये मिलकर जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको लिख लिया एज अ फॉर्मूला के रूप में। तो जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये फॉर्मेशन करेगा जिंक सल्फेट का ZnSO4 प्लस H2O। सबसे पहले हम काउंट करते हैं जिंक का एटम। तो जिंक यहाँ पे कितना है, जिंक का एटम 1 है। अब देखिए प्रोडक्ट में देखते हैं जिंक का एटम कितना है, 1 है। अब देखेंगे हाइड्रोजन का एटम कितना है, 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम कितना है, 2 है। उसी तरह से SO4 एक एलिमेंट है, इसका एटम कितना है आपका, 4 है। सॉरी, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। इधर देखते हैं, इधर भी सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। तो आप देख सकते हैं कि जो बोथ साइड जितना नंबर ऑफ एटम है उतना ही है। जैसे कि LHS में जिंक का एटम कितना है, 1 है। और RHS में कितना है, 1 ही है। यानी प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में, LHS में रिएक्टेंट होता है और RHS में प्रोडक्ट होता है, 1 ही है। तो जिंक क्या है, जिंक बैलेंस है। उसी तरह हाइड्रोजन 2 यहाँ पे है, फिर RHS में भी हाइड्रोजन 2 ही है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। सल्फर 1 यहाँ पे है तो सल्फर भी 1, यहाँ पे भी सल्फर भी बैलेंस है। ऑक्सीजन 4 यहाँ पे है तो 4 वहाँ पे है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। ये क्या हुआ, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। तो चलिए हम इस केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। और कौन सा मेथड यूज करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से हम इस केमिकल इक्वेशन को क्या करेंगे बच्चों, बैलेंस करेंगे। तो चलिए बैलेंस करते हैं। सबसे पहले ये बॉक्स में हम सारे एलिमेंट को रख लिए, जैसे कि आयरन को, वाटर को Fe3O4H2। और बॉक्स हमें क्या करना होगा, बॉक्स के बाहर लगा के बैलेंस करना होगा। बॉक्स के अंदर यानी 2 को, इस 2 को नहीं छेड़छाड़ करना है, इस 4 को छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे आपको 4 8 नहीं कर देना है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। 3 की जगह 6 नहीं लिख देना है, गलत हो जाए। यहाँ पे 2 है तो इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम ईच आइटम लिखेंगे रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में, LHS में, RHS में। तो आयरन यहाँ पे कितना है आपका,
LHS में आयरन कितना है, 1 है, तो 1 हमने लिख लिया। और प्रोडक्ट में कितना है, 3 है, तो 3 लिख लिया। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 2 लिख लिया, 2 लिख लिया। हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन 1 है, 4 लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, सबसे पहले हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 4H2O कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 दूनी 8 है, तो यहाँ पर 4 लगा देंगे। ये अब 4 दूनी 8 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। ठीक, कुछ इस तरीके से बैलेंस करना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये बैलेंस हो गया, तो अब उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया गया है 4 लगा के। ठीक है, अब उसके बाद Fe3 मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया ऑक्सीजन, 4 हो गया ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया आपका 4 × 2 8 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर भी 4 हम लगाएंगे तब ना 8 होगा, 4 × 2 8 होगा क्या, हाइड्रोजन। अब उसके बाद यहाँ पे 3 आयरन है, तो हम यहाँ पे 3 चिपका देंगे, जिससे क्या होगा कि आयरन भी बैलेंस हो जाएगा। लास्ट में क्या करना है, आयरन को बैलेंस करना है, 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 और प्लस 4H2। फाइनली ये जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके से, ये इसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, जो नंबर ऑफ एटम होता है हर एक एलिमेंट का बोथ साइड वो इक्वल होता है, तो हम ये इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, बैलेंस कहते हैं। और इस मेथड को क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। अब हम क्या करते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए उसका फिजिकल स्टेट को दर्शाते हैं। जैसे कि गैस के लिए, गैसियस स्टेट के लिए हम G लिखते हैं, लिक्विड स्टेट के लिए L लिखते हैं, सॉलिड स्टेट के लिए S लिखते हैं, और एक्वस के लिए AQ लिखते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बना दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि आयरन सॉलिड में S लिखा गया है। वाटर गैस के फॉर्म में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है वो किस फॉर्म में यूज़ हुआ है, वाटर जो है वे स्टीम के फॉर्म में यूज़ हुआ है, इसलिए वाटर यहाँ पे गैस है। उसके बाद Fe3O4 सॉलिड है, फिर 4H2O गैस है। और यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई। समटाइम रिएक्शन कंडीशन को भी हम लिखते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, etc। फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड एबव, जैसे कि इस इक्वेशन में देख सकते हैं CO गैस है, रिएक्ट कर रहा है 2H2O से। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, प्रेशर बता दिया है कि ये 340 atm पे रिएक्ट कर रहा है, जैसे कि CH3OH, और इसका स्टेट क्या है, लिक्विड है। उसी तरह से आपने इस इक्वेशन को पढ़ा होगा। ये क्या चीज़ का इक्वेशन है, ये है आपका फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। ये क्या है, 6CO2 + 12H2O। यहाँ पे देखिए ये कंडीशन है, सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, C6H12O6 प्लस में 6O2 प्लस में 6H2O। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हमें क्लीन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि मैग्नीशियम एयर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड का लेयर बना लेता है,
और जब हम जलाएंगे, जब ऑक्साइड का लेयर रहेगा तब वो जलेगा नहीं। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। इसके बाद बैलेंसिंग करना है आपको, हाइड्रोजन क्लोरीन HCl। तो इसका क्या हो जाएगा, H2+Cl2, ये क्या का फॉर्मेशन करेगा, HCl का। चलिए बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 2HCl लगा देंगे, बैलेंस हो गया। उसी तरह बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस अल्मुनियम सल्फेट, इसको भी आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।